अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मैं समझता हूँ सबसे अहम जो डेवलपमेंट है गुज़िश्ता 12-18 घंटों की, वो डेवलपमेंट वही है जब हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुबह के 3 बजे अफ़गानिस्तान के 2 सूबों में 2 मकामात के ऊपर पख्तीता और खोस्त में बॉम्बिंग की, एयर स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में 8 हलाकतें हुई हैं। जैसे कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कन्फर्म किया है और दुनिया का मीडिया भी उसे रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके मामले में क्या अफ़गान तालिबान गायब हो जाएँगे? वो टीटीपी की अगर मदद कर रहे हैं तो उससे रुक जाएँगे, उसका रास्ता रोक लेंगे, टीटीपी वाले बहुत ज़्यादा डर जाएँगे। इसके बाद पाकिस्तान, टीटीपी और अफ़गान तालिबान हँसी-खुशी रहने लग जाएँगे। ये होगा, या हम यहाँ पर एक नई रीजनल गेम का आगाज़ होते हुए देख रहे हैं अनफॉर्च्युनेटली। इस हवाले से मेरे पास बहुत सी मालूमात हैं, बहुत सा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल की तरफ चलें, थोड़ा-सा पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे मुझे कमेंट करना है। ये कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोग इसका कुछ ज़िक्र पहले सुन चुके हों। कोई तकरीबन 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में, जहाँ वो आयशा के साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, आयशा के साथ मैंने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, और नजम सेठी साहब का प्रोग्राम जो अब आयशा के साथ करते हैं, सबसे पहले 2009-10 में जब नजम पहली दफ़ा टेलीविज़न में आए प्रिंट मीडिया से, तो इस किस्म का प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ शुरू किया था। उसके बाद मुनीब के साथ वो प्रोग्राम करते रहे, बैरिस्टर मुनीब के साथ। तो नजम सेठी साहब ने अपने उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया। उनका एनालिसिस हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लोग बड़े मज़े से उनका एनालिसिस सुनते भी हैं, उसको कोट भी करते हैं। और उनका जो एनालिसिस था उसको फिर पाकिस्तान की मीडिया ने, ज़राए ब्लाग ने, ब्लॉगोस्फियर ने, ट्विटर स्पेस ने उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। उन्होंने खुद ट्वीट भी किया नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने अपने इस एनालिसिस में ये क्लेम किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान में जो इक्वेशन है, इनके दरमियान में जो सिंगल पेज है, जो एक पेज की कहानी होती है, ये पेज बड़ा इलास्टिक है, ये फटने वाला पेज नहीं है। क्योंकि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान प्रॉब्लम ये था कि जनरल बाजवा को बहुत हमदर्दी थी नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया था। वो पेज था ही कमज़ोर, और ये पेज जो है ये बड़ा पायदार है, ये देर तक चलेगा। नरेंद्र साहब ने ये तो नहीं कहा कि ये पूरे 5 साल चलेगा, लेकिन उनकी बात से यही लगता है कि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान जो इक्वेशन है वो 5 साल तक चल सकती है, वरना 42 महीने तो इमरान खान और जनरल बाजवा की इक्वेशन जो है वो भी चली गई थी। आसिम मुनीर साहब इज़ नॉट जनरल बाजवा। जनरल बाजवा जो थे, जब उन्होंने जब वो ये बने, जब उनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने, उनके दिल के अंदर थोड़ा सा फिर भी हमदर्दी थी नवाज शरीफ साहब के लिए, जिसकी वजह से जब इमरान खान ने, जब नवाज शरीफ, जब मरियम, सारी अपोजिशन को नैब के ज़रिए अंदर किया, तो जनरल बाजवा ने अपने स्टेशन कमांडर्स के ज़रिए, आईएसआई के स्टेशन कमांडर्स के ज़रिए राब्ते सबके साथ रखे। स्टेशन कमांडर्स जो थे, जो जेलों में थे, उनको मिलते थे, और उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई थी विद जनरल बाजवा। अब नजम, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इंटेलिजेंट एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त राइटर भी हैं, इकोनॉमिस्ट में बहुत लिखते रहे पाकिस्तान के हवाले से, अभी भी शायद लिखते हों। फ्राइडे टाइम्स के अंदर उनके एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इंटेलिजेंट, ऐसा एडिटोरियल बहुत ही कम किसी ने लिखा है। और मेरे तो बहुत बड़े मेंटोर हैं, मुझे तो पाकिस्तान में टेलीविज़न में इंट्रोड्यूस ही नजम सेठी साहब ने किया। फिर मैंने, जैसे आपको कहा कि मैं उनके साथ प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, मेरा और नजम का बड़ा ताल्लुक है। और इसी ताल्लुक के बिना पे अगर मैं थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी कर दूँ नजम सेठी साहब के एनालिसिस पे, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे उनसे माफ़ी मिल जाएगी। पहला मेरा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जब एक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, वो पॉलिटिकल ऑफिस भी ले लेता है, जैसे कि नजम सेठी साहब ने 1-2 दफ़ा लिया नवाज शरीफ साहब से, तो फिर वो प्योर एनालिस्ट नहीं रहता, वो एक सेल्फ इंटरेस्टेड पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके एनालिसिस के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, और बहुत प्रैक्टिस थी उनकी, बड़ा उनका डायग्नोसिस था, सुबह से लेकर शाम तक जो है मरीजों का तांता उनका बंधा हुआ था। लेकिन उनके पास होता था एक पार्कर का पेन और एक अपना पैड, जिसके ऊपर उनकी डिटेल्स लिखी होती थी। गर्दन में उन्होंने स्टेथोस्कोप लटकाई होती थी। एक उनका पुराना, रवायती जो फिल्मों में आप देखते हैं पुराने ज़माने में, उनका मेडिकल बैग होता था, और उसके अंदर वो बजाने वाली चीज़ें और इस किस्म की चीज़ें और सिरिंजेस और कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को रोकने वाले इंजेक्शन वगैरह। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता था। तो उनको बड़े लोगों ने कहा कि आपकी इतनी प्रैक्टिस है, उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई 1960, 70s, 80s, और तो मीरपुर शहर में, और सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने अपनी फार्मेसीज कायम कर ली। उनके डायग्नोस्टिक्स होते थे, पहले एक्सरे होता था, फिर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होती थी, तो डॉक्टर्स का एक पूरा छोटा सा हॉस्पिटल का सिस्टम होता था। लेकिन मेरे वाले साहब के पास अपना पार्कर का पेन होता था,
और उनके पास एक स्टेथोस्कोप होती थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी। तो वो लोगों ने बड़ा कहा कि आपकी फार्मेसी होनी चाहिए सब कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, अगर मैं फार्मेसी रखूँगा, अगर मैं अपनी टेस्टिंग लैब रखूँगा जैसी बाकी डॉक्टर्स ने रखी, तो इससे मेरा जो डायग्नोस्टिक स्किल है, ये डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है, वो मुतासिर होने लग जाएगी। लोगों ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि फिर मैं खुद कहने लगूंगा कि ये टेस्ट करवा लेते हैं, ये देख लेते हैं, और मेरा उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। तो जब एक एनालिस्ट जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस भी लेने लग जाता है, तो उसका एनालिसिस फिर प्योर एनालिसिस नहीं रहता, उसके अंदर एक सेल्फ इंटरेस्टिंग किस्म का एंगल जो है वो पैदा हो जाता है। और यहाँ पर आई सस्पेक्ट के नजम सेठी साहब के एनालिसिस में इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहने की जो डिज़ायर है, वो बड़ी क्लियर और प्रोनाउंस तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और जाहिर है कि शरीफ फैमिली के साथ भी उनका एक रिलेशनशिप है। ये और बात है कि शहबाज शरीफ साहब आजकल वो उनके मज़े, नजम सेठी साहब खासे सवाल जो है उनका लगाते रहते हैं। नजम सेठी साहब की ये असम्पशन जिसको कि बहुत ज़्यादा कोट किया गया है, इसमें ऐसा है कि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान में पेज सलामत रहेगा, प्रोवाइडेड, जिसको मैथ्स में कहते हैं कि प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब बहुत से फैक्टर्स हैं, एक दो फैक्टर्स नहीं है, दर्जनों फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के साइज के मुल्क में, तीन चार तो बहुत बड़े हैं। इसमें एक असम्पशन यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय एंड लार्ज स्टेबल रहेगी। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ नरेंद्र मोदी के इस इलेक्शन के बाद भी ताल्लुकात बाय एंड लार्ज ठीक ही रहेंगे, या वहाँ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। अफगानिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को मुतासर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पूरी सूरत हाल को पूरे 5 साल के लिए कबूल कर लेंगे, और उनका इसमें कोई इनपुट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। IMF के कहने पे नित नए उनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, इकॉनमी अगर बेहतर नहीं भी होगी, उनका खून पसीना सारा चूस लिया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ है वो अब किस्सा माजी बन चुका है, उसका कोई किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं। यानी नजम सेठी साहब के एनालिसिस की सबसे बड़ी असम्पशन ये है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट मैटर। इसके अलावा उनकी दूसरी असम्पशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो असम्पशन ये है, वो कहते हैं कि 2018 और 2022 के दरमियान में प्रॉब्लम ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ इमरान खान की एक पार्टी थी, बाकी सारी पार्टीज बाहर रह गई थी पावर सिस्टम से। यानी PMLN, PPP के पास तो थी सिंध की गवर्नमेंट, लेकिन वो बाहर रह गई थी। JUIF, दो तीन ही थी वैसे पार्टीज, उन्होंने उसको प्रेजेंट ऐसे कर दिया। और ये चूंकि बाहर से प्रेशर डालती थी, उनके साथ अपने लोग भी थे, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जनरल बाजवा के ऊपर दबाव जो है वो पड़ता था। मुझे इस एनालिसिस पे 10 किस्म के एतराज़ हैं, लेकिन अगर इसको इसी तरह से देख लें तो अभी जो ढांचा खड़ा हुआ है इसके अंदर दर हकीकत जहां नजम सेठी साहब समझ रहे हैं कि सारी पार्टीज अंदर आ गई, पार्टीज नहीं आ गई, यहाँ सिर्फ टॉकिंग हेड्स आ गए हैं। पार्टी तो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की। बाकी तो अंदर जितनी भी पार्टीज खड़ी की गई हैं ये महज अब लोग हैं, फिगर हेड्स हैं। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हर दफ़ा जब जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं और उनकी उनसे मुलाकात होती है, तो आसिम मुनीर साइकोलॉजिकली अंदर से ये देखते हैं कि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ ये टोटली मेरा मरहून मिन्नत है, इसको मैंने बुलाया है, ये अपनी सीट भी खुद से नहीं जीत सकता था, और जिस पार्टी की बेसिस पे इसने हुकूमत बनाई हुई है, इसको इसकी अपनी सीटें 5 से 15 के दरमियान है। आसिम मुनीर से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, उनके पास तो कंप्लीट एक रिपोर्ट है सारी। और इसके वो जो 15 सीटों वाली जिस जमात को मैंने 75 सीटें दिलाई हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इक्वेशन उस किस्म की इक्वेशन है जब हम समझते हैं कि सब कुछ मैंने ही बनाया है, मैं ही मैं हूं। और वो राइटली ये फील करते हैं जनरल आसिम मुनीर कि ये सारा का सारा ढांचा मेरी गुडविल के ऊपर, मेरी पॉलिटिकल कैपिटल पे खड़ा है, मुझे इसका वजन उठाना पड़ रहा है, इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इनको सिर्फ मुझे सर्व करना है। ये उस किस्म की इक्वेशन है जैसे 2002 और 2004 के दरमियान में एक शख्सियत गुजरी है पाकिस्तान में, जो शायद बहुत से लोगों को आज उनका नाम ही शायद ना पता हो। जफरुल्लाह खान जमाली मेरा ख्याल है उनका नाम था, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जनाब जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ के प्राइम मिनिस्टर थे। वो उनके बहुत ताबेदार थे, उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो हर वक्त उनको सलूट भी मारते थे, हर महफिल में ये कहते थे कि सर ने कह दिया है, बॉस ने कह दिया है। वो जनरल मुशर्रफ को बॉस कहते थे और सर कहते थे। और इसी वजह से इन दी एंड जनरल मुशर्रफ उनसे तंग आ गए, बिकॉज जनरल मुशर्रफ ये समझते थे कि ये शख्स जो है, ये इसको टोटली, चूंकि ये मेरा ही साया कैरी करता है, ये मेरे ही लिए एक लाइबिलिटी है। और जनरल मुशर्रफ को उनको हटाना पड़ गया, बिकॉज जनरल मुशर्रफ के पावर सिस्टम को किसी भी किस्म की एक्सटेंशन या एटेन्युएशन जो है वो नहीं दिला पाते थे। तो ये भी इक्वेशन जो है ये इतनी मजबूत और इतनी स्टेबल नहीं है जितनी कि नजम सेठी साहब ने हमें बताने की कोशिश की है। अब मैंने आपसे जिक्र किया कि नजम सेठी साहब इकोनॉमिस्ट में लिखते रहे हैं,
इकोनॉमिस्ट ने 4 दिन पहले एक बड़ा माना खेज किस्म का आर्टिकल लिखा, जो किसी, अच्छा, इकोनॉमिस्ट में जो लोग आर्टिकल लिखते हैं उनके नाम नहीं आते, तो ये आर्टिकल जिसने एनालिस्ट से लिखा है उसका सूडोनिम है बनियन, BANYAN, बनियन, ये बनियन ही है मेरा ख्याल, इंडियन। और ये कहता है कि पाकिस्तानी जनरल्स आर डेस्परेट, एंड पाकिस्तानी जनरल्स आर डेस्परेट फॉर 2 रीजंस। वन इज इमरान खान, द अदर इज इकोनॉमी। अब नजम सेठी साहब भी लिखते रहे हैं इकोनॉमिस्ट में, वो भी बहुत ज़बरदस्त लिखते थे, उनको बेहतर अंदाजा होगा कि ये बनियन जो है ये कौन है। अब आए पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक्स इनटू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अफगान तालिबान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कंफर्म किया है इंटरनेशनल मीडिया को कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुबह के 3 बजे अफगानिस्तान के 2 सूबों पख्तीता में और खोस्त के अंदर बॉम्बिंग की। पख्तीता में टोटल 8 हलाकतें हुई हैं। पख्तीता के अंदर 3 औरतें, 3 बच्चों की हलाकतें हुई हैं। खोस्त में कहते हैं 2 बच्चियों की या 2 बच्चों की हलाकतें हुई, यूँ 8 हलाकतें हुई हैं। शायद ये हलाकतें बढ़ भी जाएं। ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान के ISPR ने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अब तक, जब तक मैं बोल रहा हूँ, अब तक कोई फॉर्मल इसके ऊपर कमेंट नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अखबारात ने उनसे रब्ता किया है, अभी तक उनको उनका जवाब नहीं मिला। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने, हिंदुस्तान के मीडिया ने इस स्टोरी को कैरी किया है। इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल सोर्सेज ने प्राइवेटली, अनऑफिशियली तौर पे कहा है कि हमने अपने शोहदा का बदला लेने के लिए किया है। यानी पिछले 24 घंटे में नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की एक आर्मी पोस्ट के ऊपर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी TTP के एक फैक्शन ने ली थी, उसके हमने ये जवाब में किया है। दिस इज द काउंटर स्ट्राइक टू बेसिकली टीच देम अ लेसन। और अ, और उसमें, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये याद करवा दूं कि ये वही है जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, जहां कर्नल सैयद अली काशिफ अली जो हैं शहीद, और कैप्टन अहमद बाबर शहीद जो हैं, उनके जनाजे के ऊपर जो पिंडी में हुआ, वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुंचे। और उन्होंने, एक बड़े रेयर मौका था जहां प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी कर्नल काशिफ शहीद जो हैं उनकी मैयत को कंधा देते हुए हमें नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उनका एक छोटा सा वहाँ पर इंटरव्यू शॉट भी है, वीडियो शॉट भी है, जो मैंने कल भी आपको सुनाया था, और एक बार फिर भी मैं आपको वो शॉट यहाँ पे सुना देता हूँ। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा, और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये हेडलाइन पिक्चर, जिसमें वो मैयत को सहारा दे रहे हैं, और फिर उनकी जो वीडियो स्टेटमेंट लोगों ने देखी, तो मेरी तरह और भी बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो 2008 के सितंबर से लेके 2013 के मई तक, मई 2013 तक भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, बल्कि शायद उसके बाद तक। और इस सारे टाइम पीरियड में पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के हमले हुए, और जिसमें सैकड़ों, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जवान और अफसर जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जो उस वक्त निस्बतन ज़्यादा तंदुरुस्त थे, तवाना थे, बीमार भी इतने नहीं थे, वो कहीं पे भी मैयत को कंधा देते हुए हमें नज़र नहीं आए। और जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मैयत को कंधा देते नजर आए, और दूसरी तरफ हम देखें कि आता तारड़ साहब की तरह का इंतहाई मासूम, सच्चा आदमी, शरीफ नफ्स शख्स जो है, वो बाकी सारी सियासी जमातों पे इल्ज़ाम लगाए कि ये शहदा की मैयतों के साथ, ये शहदा के ऊपर सियासत कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब ये जो स्ट्राइक हुई है, इसको अभी ऑफिशियली तौर पे तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिकॉज जान अचकज़ई, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी अभी हाल ही में जो हुकूमत ख़त्म हुई है, उन्होंने बाकायदा इसके हवाले से एक बड़ा फॉर्मल किस्म का ट्वीट किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें जान अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने शहदा का बदला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं। एक भी पाकिस्तानी की अगर जान जाएगी तो पूरा अफगानिस्तान जो है हम ख़त्म करके रख देंगे। उनका बाकायदा ट्वीट है, उर्दू में आप इसको देख सकते हैं। कह रहे हैं एक पाकिस्तानी की जान जो है वो पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा अहम है। अब जान अचकज़ई साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और बड़ा ताल्लुक़ रहा उनके साथ हमेशा ही। और उनकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने सच कभी नहीं बोला ज़िंदगी में। तो जो कुछ असल में महसूस कर रहे होते हैं, उनकी जो भी दिल दिमाग में होता है, उसके वो अपोजिट बात कर रहे होते हैं। ज़रा इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जान अचकज़ई खुद पश्तून है बलूचिस्तान के, और अफ़गानिस्तान सारा तकरीबन 80-85% उसी किस्म के पश्तूनों से भरा पड़ा है।
पाकिस्तान की पूरी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो 77 बरस की है। 77 बरस पहले पाकिस्तान नाम की कोई आइडेंटिटी, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पश्तूनों की जो आइडेंटिटी है वो 4000 5000 साल कम से कम पुरानी है। तो जान अचकज़ई जो पश्तून हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी अगर मारा गया, पाकिस्तानी आइडेंटिटी हर्ट हुई, तो पूरा अफगानिस्तान हम उसके ऊपर जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। अब आप खुद सोच रहे हैं कि इसमें जान अचकज़ई कितनी सिंसेरिटी के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया हमें एक पैक ऑफ जोकर्स के तौर पे समझती। और अफगानिस्तान के जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद जो स्टेटमेंट मीडिया से बात की, इंटरनेशनल, सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की ये जो हरकत और रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल नॉन सीरियस नेचर की है। बिकॉज जिस अब्दुल्ला शाह को ये कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया है, ये अफगान साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है। ये ट्राइब दोनों तरफ जो है ये मौजूद है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक की, लेकिन सारा जो हिस्टोरिकल डेटा है एयर स्ट्राइक्स के हवाले से, वो हमें ये बताता है कि जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं इस किस्म के मिलिटेंट्स के ऊपर हमला करने के लिए, ये जिस तरह की एयर स्ट्राइक हमने की है, ये महज इसका एक ऑप्टिकल इफेक्ट होता है। ये महज एक दिखाने की चीज़ होती है, ये एक शो ऑफ होती है, ये शो फोर्स होता है। इससे कभी भी आप कोई स्ट्रेटिजिक रिजल्ट्स जो है हासिल नहीं कर सकते। अगर मिलिटेंट्स को आप एयरफोर्स की स्ट्राइक्स के जरिए लिक्विडेट कर सकते होते, तो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर और बड़ी और रिसोर्सफुल एयरफोर्स और इंटेलिजेंस बैक्ड ऑपरेशन करने की कैपेसिटी तो किसी की भी नहीं है। तो फिर तो अफगानिस्तान पे इतना अरसा उन्होंने 20 साल वो यहाँ बैठे रहे, तो फिर तो अफगान तालिबान को उन्होंने एयर स्ट्राइक्स के जरिए ख़त्म कर दिया होता। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो 7 अक्टूबर के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, पहले वो एयर स्ट्राइक करती रही, 50,000 या 70,000 किलोग्राम के तो उन्होंने बम फेंके गाज़ा की पट्टी में, जिसकी लंबाई 25 मील है, यानी 40 किलोमीटर लंबी वो है, और 5 या 6 मील चौड़ी वो पट्टी। तो पहले उन्होंने बॉम्बिंग की हर किस्म की, और विच इज़ बैक बाय इंटेलिजेंस। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अभी तक वो टनल्स के अंदर से अपने होस्टेजेस जो हैं उनको ढूंढ के नहीं निकाल सके। और इस सारी जंग में अब तक इसराइली डिफेंस फोर्सेस हमास को ना तो ख़त्म कर पाए हैं, रोज़ उसका एनालिसिस छप रहा है, इसराइलियों को भी अमरीकियों का भी। और दूसरी तरफ ये कि सिर्फ 2 ही होस्टेजेस जो हैं, हालांकि वो ऊपर बैठे हुए हैं ग्राउंड के ऊपर, इससे अंदाज़ा लगा लें अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि 5 मील चौड़ी और 25 मील पट्टी के ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्सेस बैठी हैं, और नीचे उसके टनल्स हैं। लेकिन अभी तक वो सिर्फ 2 ही लोगों को छुड़ा सकें, बाकी उन्होंने नेगोशिएशन के जरिए ही छुड़ाए थे। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि वो कह रहे हैं यानी कितनी सीरियस उन्होंने बात की है अचकजई साहब ने, वो कह रहे हैं कि हम अमरीकी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अब जितने टीटीपी के लीडर मारे 9/11 के बाद मारे गए इस पूरे रीजन में, वो सारे के सारे सीआईए के ड्रोन ऑपरेशन से मारे गए। और हमारा कहना होता था कि सीआईए और अमेरिका ही बेसिकली टीटीपी की मदद कर रहे हैं। और अमेरिकन डिप्लोमेट्स हमसे ये सवाल पूछा करते थे कि अगर हम ही टीटीपी की मदद कर रहे हैं, तो फिर हम ही टीटीपी को क्यों मार रहे हैं? तुम लोगों ने टीटीपी के कोई लोगों को क्यों नहीं मार डाला? अगर टीटीपी को हमने पैदा किया तो तुम्हें मार डालना चाहिए था उसको। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो ट्रेडिशनल एयरफोर्स के ऑपरेशंस होते हैं, ये महज एक इम्पैक्ट जनरेटिंग किस्म का इवेंट होता है। इसके कोई टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं निकल सकते। सो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट इज द बिगर पिक्चर? यहाँ हो क्या रहा है? पिछले 24 घंटे में एक सेमिनार भी हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए, एम्बेसडर आसिफ दुरानी ने वहाँ पे बोलते हुए ये कहा है कि 5 से 6 हज़ार टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और हिंदुस्तान रॉ या वटेवर, वो उनको फाइनेंस कर रहा है और उनको पाल रहा है। ना सिर्फ इन 6 हज़ार मिलिटेंट्स को कर रहा है, बल्कि उनकी फैमिलीज को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और यूँ ये 60-70 हज़ार लोग हैं जिनकी कफ़ायत जो है वो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, और उनको फाइनेंस कर रही है, और उनके लिए खर्चा कर रही है। और उनका साथ ये कहना था कि तालिबान के पास तो इतना सरमाया है ही नहीं कि वो इनको मैनेज कर सकें। ये और बात है कि वर्ल्ड बैंक के लोग हमें ये बता रहे हैं कि अफगान तालिबान ने बहुत बेहतर इकॉनमी मैनेज कर ली है, और अगर वो खुदा न खासा इकॉनमी इसी तरह से मैनेज करते रहे, तो अंदर चंद सालों में पाकिस्तान से कहीं वो आगे ही ना निकल जाए। लेकिन बहरहाल एम्बेसडर दुरानी साहब का ये कहना ही है कि अफगानिस्तान के पास तो नहीं है पैसे, तो इनको इंडिया जो है वो पाल रहा है। अब इंडिया की जो एलिगेशन है ये पाकिस्तान में बड़ी आसान होती है लगानी, बिकॉज आपने पाकिस्तान में 3-4 किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं। या तो इंडिया कर रहा है, या इसराइल और सेहूनी कर रहे हैं, या अमेरिका कर रहा है, या कोई बचत उसमें रह जाए थोड़ी सी तो वो कादियानी कर रहे होते हैं। और ये कहना कि आईएमएफ के बाहर जो मुजाहरा किया पाकिस्तानी अमेरिकन ने, इनको इफ्तारी जो है वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, या इनको जायनिस्ट इफ्तारी करा रहे थे, ये जो है ये पाकिस्तान में ये चल जाता है। मतलब कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या बोला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अल्लाह करे कि एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब की बात को हम सीरियसली लें, कि इनको वाकई अचानक अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया है
कि वो अफगान तालिबान ये जो टीटीपी है उसको इंडिया फाइनेंस कर रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर ये बात सही है, अगर इसको हम सही मान लें, तो ये खासी सीरियस किस्म की सिचुएशन है। बिकॉज जब मेरी प्रवीण सोनी साहब के साथ डिस्कशन हुई थी 2 दिन पहले, जिसके ऊपर बड़ी लेरे हुई है, तो मैं मसलसल उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया की आर्मी एक स्टेट का ऑर्गन है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो दर हकीकत एक स्टेट बन चुकी हुई है। और यहाँ पर सारे फैसले जो हैं वो एक सोल्जर के माइंडसेट से किए जाते हैं, जबकि इंडिया में आर्मी को हुक्म मिलता है, ऑर्डर मिलता है, वो एक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर एक सिविलियन असेंडेंसी और कंट्रोल है, और उनकी सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ी सोच समझ के फैसला करती है, और फिर आर्मी या इंटेलिजेंस उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो चूंकि हमारा तो रिएक्टिव माइंडसेट होता है कि कभी कुछ फैसला कर लेते हैं, फिर कुछ फैसला करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, उसको शुरू कर लेते हैं, हमारे में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा रिएक्टिव माइंडसेट है, बिकॉज हमारा एक फौजी किस्म का माइंडसेट है। उनका फौजी माइंडसेट नहीं है, उनका एक बड़ा सुलझा हुआ ठहराव वाला सिविलियन माइंडसेट है। तो अगर उन्होंने 6,000 टीटीपी के मिलिटेंट्स को वो अब फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये फैसला उन्होंने आसानी से नहीं किया होगा। ये फैसला उनके किसी ब्रिगेडियर ने या उनके किसी महज इंटेलिजेंस ऑफिसर ने या डायरेक्टर ने नहीं कर लिया होगा। इसका मतलब ये है कि ये फैसला उन्होंने ठोक बजा के, उनकी इंटेलिजेंस ने अपनी गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लिया होगा, फिर मिनिस्ट्री फाइनेंस से उसका अप्रूवल लिया गया होगा, ये सब कुछ हुआ होगा। तो अगर वाकई ऐसा है जैसा कि आसिफ दुरानी साहब कह रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, तो ये खासी ख़तरनाक सूरत हाल है, और फिर तो ये बड़ी कहानी आगे चलने वाली है। इसी सेमिनार के अंदर खालिद नईम लोधी साहब, जो एक्स डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, अपना कॉलम भी मेरा ख्याल अपना बहुत प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी चुभती हुई बात की है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसको फॉरेनर्स और वेस्ट जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी कोई अफगान पॉलिसी नहीं है। अब ये अगर मेरी उनसे बात हो तो मैं उनसे समझ सकूं कि इसका वो क्या मतलब है, उनका वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर अगर गौर कीजिए कि मुझे यहाँ पर जो अफगान अफेयर्स के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं वाशिंगटन में, उनसे जब मेरी बात हुई है कुछ दिन पहले, मेरी होती रहती हैं ऐसी डिनर्स पे मीटिंग्स, तो मुझे उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि इंडिया इज़ नाउ वेरी रोबस्टली एंगेज विद द अफगान तालिबान, और हो सकता है अगले चंद महीनों में हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे दे या किसी न किसी फॉर्म में बड़े विजिबल तरीके से अफगान हुकूमत जो है, जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, उसको इंडिया एंगेज कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है इसी साल 2024 में, तो ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट होगा। बिकॉज 9/11 के बाद हमारे 21 साल हमने अमेरिकन जो ऑक्यूपेशन और प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उसको हमने डिफाई किया, और इल्ज़ाम हमारे ऊपर ये है दुनिया के ज़राए इब्लाग का कि हमने अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आने दी, बिकॉज हमारा खौफ ये था कि अमेरिका और हिंदुस्तान यहाँ पर एक एंटी पाकिस्तान किस्म की या इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी, अशरफ गनी की या हामिद कारज़ाई की इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, और जिसके नतीजे में हमारी स्ट्रेटिजिक स्पेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम एक टू वॉर फ्रंट सिचुएशन में फंस जाएंगे, और इसके लिए हम स्ट्रगल करते रहे। तो अब अगर यहाँ पर इंडिया, अमेरिका के जाने के बाद इंडिया और अफगान तालिबान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और रिलेशनशिप हो जाता है, और हम अफगान तालिबान के दुश्मन बन के सामने आ रहे हैं, जैसा कि अब बिल्कुल विजिबल हो चुका है। जब आज से बहुत महीने पहले मैंने कहा था कि यहाँ पैराडाइम चेंज हो रहा है और इंडिया की तरफ हम कूल ऑफ हो जाएंगे और अफगानिस्तान और ईरान हमारे दुश्मन बन जाएंगे, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को शायद यकीन ना आता होता, लेकिन ये चीज़ें कुछ उसी तरफ जाते हुए हमें नजर आ रही हैं। इसमें एक चीज़ और डाल दें, एलिमेंट और डाल दें, तो सूरत हाल और ही बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एहसानुल एहसान का आप सब नाम सुन चुके होंगे, आपको याद आएगा कि एहसानुल एहसान स्पोक्समैन हुआ करते थे टीटीपी पाकिस्तान के। फरवरी 2020 में जब वो पाकिस्तान की कैद में थे, वहाँ से वो फरार हो गए। वहाँ पे दो थेरीज हैं, एक ये है कि वो वाकई फरार हो गए, दूसरा ये था कि उनके साथ डील हुई, उनके साथ शुरू से ये डील थी, उन्होंने कोई काम कर दिया था, उसके बाद उनको फरार करा दिया गया। बहरहाल वो एहसानुल एहसान जो हैं अब वो री इमर्ज हो चुके हैं, और वो संडे गार्डियन के अंदर उनका कॉलम हर हफ्ते छपता है, और उनका सिर्फ एक दिन पहले जो कॉलम छपा है, उस कॉलम का उन्वान है Pakistan's new trick to keep its proxies alive in Afghanistan, जिसमें उन्होंने ये मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एक तरफ तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इन द खोरासान प्रोविंस ISKP को सपोर्ट कर रही है, और इस साल जनवरी फरवरी में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और ताजिकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है, और वेस्टर्न पावर्स इसका हिस्सा हैं, और ये सब मिलके अफगानिस्तान की एमिरेट, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वहाँ बॉम्बिंग होनी है, टेररिज्म होनी है, असैसिनेशंस होनी है, एंड सो ऑन।
लेकिन साथ ही इस एहसानुल्लाह एहसान ने यह दावा भी किया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने सारे राइवल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को वहाँ से दौड़ा दिया है, फैक्शंस को। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सबसे कैपेबल, वो क्या कर रही है? वो पीटीआई से लड़ रही है, पाकिस्तानी मीडिया से लड़ रही है, ट्विटर बंद कर रही है, जजों को कंट्रोल कर रही है, अलीमा खान को बुला रही है एफआईए के पास, इस किस्म की चीज़ों में मसरूफ़ है, तो उसको ये असल काम जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल उनका कहना ये है कि दिस इज़ व्हाट द गेम इज़, कि यहाँ पर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही। अब एहसानुल एहसान ने जो कुछ लिखा है, वन हैज़ टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है इसमें कोई 5, 10, 15% इसमें हकीकत भी हो, लेकिन ये जो संडे गार्डियन है, ये बरतानिया वाला संडे गार्डियन नहीं है, ये हिंदुस्तान का बड़ा अखबार संडे गार्डियन है, जो एमजे अकबर साहब ने कायम किया था। एमजे अकबर साहब पे एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप फिक्स करके देखें तो आपको क्लियरली नज़र आता है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और तनाजुर में एक नई रीजनल गेम जो है वो शुरू हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, तीसरी तरफ वो अफगान तालिबान है जिनके साथ हमारा 21 बरस का रिलेशनशिप था। ये कहानी किधर को जाएगी, इसके लिए मैं किसी अफगान अफेयर्स के एक्सपर्ट को बहुत जल्दी लेके आऊँ और उसके साथ बहुत डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि डायनामिक्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट वट एवर इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। ये एक सीरियस सिचुएशन जो है वो डेवलप कर चुकी है। थैंक यू।